तो हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र दृष्टि का। तो ये चल रहा है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें हमारा टॉपिक है इंडिया एआई मिशन। शुरू करते हैं। इंडिया एआई मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इंटेलिजेंस को बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम्स के निर्माण के विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कोई ये मेंस के लिए हो गया, उसमें पूछ लेते हैं ऐसी डेफिनेशन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम्स के निर्माण के लिए विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस अवधारणा पर आधारित है कि मानव विचार, ह्यूमन थॉट की प्रक्रिया को मशीनीकृत किया जा सकता है। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को आच्छादित किया जा सकता है जो कंप्यूटरों को मनुष्य की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती हैं। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी। तो इंडिया एआई मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई? मार्च 2024 में प्रदान की गई। इस व्यापक राष्ट्रीय स्तरीय मिशन हेतु बजट परिव्यय कितना है? 10,371.92 करोड़ रुपए निर्धारित है। यह विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए है। इस मिशन को लॉन्च किए जाना भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता इस स्तंभ के माध्यम से एक उच्च स्तरीय एवं विस्तार योग्य, एक सेकंड रुकें, ठीक है चलते हैं। इस मिशन को चलो स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। यह विशाल बजटीय आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए है। इस मिशन को लॉन्च किया जाना भारतीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इंडिया एआई मिशन के निम्न घटक क्या क्या है? इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, इंडिया एआई नवाचार केंद्र, इंडिया एआई डेटा सेंटर, डेटा सेट मंच और इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स और इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग या फिर वित्त पोषण। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता इस स्तंभ के माध्यम से एक उच्च स्तरीय एवं विस्तार योग्य स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा, जो भारत में एआई के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स और अनुसंधान पारितंत्र की मांगों को क्या करेगा? पूरा करेगा। यह एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को तैनात करके निर्मित की जाएगी। इंडिया एआई नवाचार केंद्र यह एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान होगा जो अनुसंधान क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभाओं की व्यवस्थित तैनाती एवं प्रतिधारण सुनिश्चित करेगा। इंडिया एआई डेटा सेट मंच इसे इंडिया एआई के स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यह पहल बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की क्षमता वाले प्रभावशाली एआई समाधानों को विकसित करने, उनका विस्तार करने और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स यह स्तंभ इंडिया एआई फ्यूचर स्किल स्तंभ इस स्तंभ का लक्ष्य क्या है? सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई शिक्षा का विस्तार करना, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में डेटा और एआई प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, इंडिया एआई स्टार्टअप्स वित्त पोषण। यह स्तंभ नवाचारी एआई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान करने के माध्यम से डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करेगा। सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई यह स्तंभ एआई के उत्तरदायी विकास, तैनाती व अंगीकरण को सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। दूरसंचार अधिनियम 2023 क्या है?
18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। अधिनियम के विविध प्रावधानों में से कुछ प्रावधान 26 जून 2024 को और कुछ प्रावधान 5 जुलाई 2024 को लागू किए गए। दूरसंचार अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को संशोधित और संरेखित करना है। अब इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है इसके? निम्नलिखित गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरूरत है। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव, विस्तार करना, रेडियो उपकरण धारण करना, स्पेक्ट्रमों को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, सिवाय निर्दिष्ट उपयोग को छोड़कर जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटन किया जाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर, ब्लॉक किया जा सकता है। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है: विज्ञापन संदेशों जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का निर्माण, मॉलवेयर तथा निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक व्यवस्था प्रदान करना। भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई है। किन क्षेत्रों में? वंचित क्षेत्रों में। ठीक है, ये देखो, वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई है। दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है और इस फंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डिजिटल भारत निधि, डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया है। 30 अगस्त 2024 को दूरसंचार विभाग ने भारत की राजपत्र में दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम 2024 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 24(1) के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है। यह अधिनियम विभिन्न आपराधिक और सिविल अपराधों को निर्दिष्ट करता है। प्राधिकार प्राप्त किए बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क के डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना 3 वर्ष तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। प्राधिकार प्राप्त करने के नियमों और शर्तों के उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अनधिकृत उपकरण रखने, अनधिकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत सख्त नियम किसी व्यक्ति के पास अधिकतम सिम कार्ड हो सकते हैं कितने, इसे भी नियंत्रित करता है। तो पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारण की गई है। जम्मू कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में यह सीमा घटाकर 6 कर दी गई है। ठीक है, तो हम और आप 9 सिम कार्ड रख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले जम्मू कश्मीर के एरिया से हैं तो 6 सिम कार्ड रख सकते हो। लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण अधिनियम 2024, ये इस टॉपिक पे यूपीएससी 2024 में मेंस में क्वेश्चन आया है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी 2024 में जीएस पेपर 3 में ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, भले मेंस में है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ते कदाचार यानी कि माइल प्रैक्टिस के कारण उनके आयोजन में देरी होती है, साथ ही परीक्षाओं रद्द भी घोषित हो जाती हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों तथा उनके द्वारा किए गए अपराधों से निपटने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट कानून देश में अस्तित्व में नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया था कि परीक्षा प्रणाली की सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटीज का लाभ उठाने वाले तत्वों की पहचान कर एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाकर इससे निपटा जाए। ज्ञातव्य है कि 18 जून को भारत के 317 शहरों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा यूजीसी नेट 2024
परीक्षा के साथ साथ 5 मई 2024 को आयोजित नीट यूजी 2024 में भी कथित अनियमितताएं उजागर की गई थी। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रालय ने एक व्यक्ति जारी कर परीक्षा प्रक्रियाओं की उच्चतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया था। 21 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू करने की हेतु राजपत्र के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई। ज्ञातव्य है कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। 6 फरवरी 2024 को लोकसभा से तथा 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा से पारित होने के उपरांत इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 का उद्देश्य क्या है? लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन के उपयोग को रोकना है। सार्वजनिक परीक्षा के तहत इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट और लिखित प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षाएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें? यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग, केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और भर्ती के लिए उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय। यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंध में कई अपराध को परिभाषित करता है। यह किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की साजिश रचने और मिलीभगत करने पर रोक लगाता है। निर्दिष्ट अपराधों के लिए 3 से 5 साल की कैद तथा 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय होंगे। यह अधिनियम संगठित अपराधों के लिए बड़ी सजा निर्दिष्ट करता है। संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा होगी। कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। न्यूनतम पुलिस अधीक्षक, डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक वाले अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराध की जांच करेंगे। 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा द्वारा भी बिहार लोकसभा परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। तो किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के थे ये। उल्लेखनीय है कि ये मूलतः एक बौद्ध विहार था जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हो गया। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी और पल्लव शासकों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी आदि में इसका संरक्षण किया था। बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया। इसकी स्मृति ही शेष रही। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रत्येक पतन के लगभग 6 शताब्दियों पश्चात इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1812 ईस्वी में स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा की गई थी। हालांकि 1861-62 के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। मार्च 2016 में बिहार विधानमंडल ने एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की मांग के संबंध में वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार से और 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य नेताओं से भी सुझाव प्राप्त हुए थे। अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथे पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का समर्थन किया गया था। बिहार सरकार ने भी नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के विचार का समर्थन किया था। 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया। कब किया? 19 जून को किया है। ज्ञातव्य है कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के लागू होने के बाद आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आ गया था। इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से कार्य करना प्रारंभ किया था। बिहार सरकार ने नए नालंदा
विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए राजगीर में 455 एकड़ भूमि प्रदान की थी। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत एवं पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए। नया नालंदा विश्वविद्यालय एक गैर राज्य, गैर लाभकारी, स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रपति इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है, जबकि प्रोफेसर अभय कुमार सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति हैं। तो याद रखना, प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया कुलाधिपति हैं, जबकि अभय कुमार सिंह अंतरिम कुलपति हैं। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में कहाँ पे है? ये भुज गुजरात में है। भुज स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय इस क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उल्लेखनीय है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भीषण भूकंप की दुर्घटना दर्ज की गई थी। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप का परिमाण 7.9 दर्ज किया गया था। इस भूकंप का एपिसेंटर भुज में था, अधिकेंद्र भुज में था। इस भूकंप के कारण केवल कच्छ जिले में ही 12,932 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 15.23 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 13 जून 2024 को ब्रिक्स वर्सेल के तहत वर्ष 2024 के लिए विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई। उल्लेखनीय है ब्रिक्स वर्सेल के इतिहास में ये प्रथम अवसर है कि विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची जारी की गई और इस सब सर्वाधिक खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में भुज जो संग्रहालय है उसका भी स्थान आया है, जो कि हमारे भारत में है। सिर्फ उसी का स्थान आया है जितनी भी संग्रहालयों की सूची जारी की गई है उसमें। इस सूची में 7 नव संचालित या नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद पुनः संचालित प्रारंभ रीओपन्ड वाले संग्रहालयों को शामिल किया गया। देखते हैं कौन कौन है इसमें 7 खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में। तो एफोर्ट आर्ट म्यूजियम चेंगडू शहर में चीन का है। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा मिस्र। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज भारत। सिमोस आर्ट म्यूजियम ओटक जापान में। पैलेस हेटलू एप्पलडॉन नीदरलैंड। ओमान एक्रॉस एजेस म्यूजियम मनाह ओमान में। पोलिश हिस्ट्री म्यूजियम वारसा पोलैंड में है। भुज गुजरात स्थित स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित ब्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए अल्प सूचीबद्ध शॉर्टलिस्टेड किया है। यह भारत में स्थित पहला ऐसा संग्रहालय है जिसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन भूकंप स्मारक व संग्रहालय का उद्घाटन किया था। यह आधुनिक भारत में अब तक का निर्मित सबसे बड़ा स्मारक व संग्रहालय है। भुज के उपनगरीय क्षेत्रों में भुजियो डूंगर नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित यह परिसर 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। यह संग्रहालय 300 वर्षों से अधिक पुराने भुजिया किले के साथ भी क्षेत्र साझा करता है। इस स्मारक और संग्रहालय को प्रसिद्ध वास्तुकार राजीव काटपालिया ने डिजाइन किया है। स्मृति वन भूकंप स्मारक विश्व में सबसे बड़ा मियावाकी वन भी स्थित है, जिसे 4 लाख से अधिक पेड़ हैं। अब मियावाकी क्या है? मियावाकी एक टेक्नोलॉजी है जिससे शहरी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है, डेंस फॉरेस्टिंग, जहाँ पे पेड़ उगाने के लिए जगह नहीं रहती, तो मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ये पद्धति कब से शुरू की गई थी? तो इस पद्धति को 1970 से शुरू किया गया था। और शुरू किसने किया था? मियावाकी पद्धति को शुरू किया था अकीरा मियावाकी ने। और ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था कि मियावाकी पद्धति किस चीज़ से रिलेटेड है।
तो अर्बन फॉरेस्टिंग से रिलेटेड है, शहरी वृक्षारोपण। आगे बढ़ते हैं, प्रिक्स वर्सेल्स। प्रिक्स वर्सेल्स को विश्व वास्तुकला और डिज़ाइन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा घोषित प्रिक्स वर्सेल्स वस्तुतः वास्तुशिल्प प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला है जो विश्व भर में बेहतरीन समकालीन परियोजनाओं पर प्रकाश डालती है। आगे बढ़ें, मोदी सरकार 3.0। तो मोदी सरकार 3.0, जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के बाद। बढ़ते हैं आगे, 18वीं लोकसभा। 543 सदस्यों के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों की मैराथन प्रक्रिया के तहत 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मतदान संपन्न कराने की घोषणा की थी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सभी 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया। ये संसदीय चुनाव भारत की चुनाव इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास रहा। उल्लेखनीय है, देश का प्रथम आम चुनाव जो कि सबसे पहले हुआ था अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, वो सबसे बड़ा 4 महीने में आयोजित किया गया था। वर्ष 1980 में आम चुनाव मतदान केवल 4 दिन की अवधि में संपन्न हुआ था और अब तक का सबसे कम अवधि का मतदान कार्यक्रम था। कौन सा? 1980 वाला। और सबसे लंबा वाला कौन सा था? 1951-52 में। वर्ष 2024 का आम चुनाव में लगभग 96.88 करोड़ मतदाताओं के लिए पंजीकृत थे। यह विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल है। आम चुनाव 2024 में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मान्यता प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इस ऐतिहासिक कदम के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखें। भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग को प्रेरित करने हेतु अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज शीतला देवी को ECI राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था। अब देखो, ये इसमें 2 फैक्ट मिल गए जो कि याद करने योग्य हैं। इसे किया था तो शीतल देवी को, जो कि अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और पैरा तीरंदाज हैं। तो शीतल देवी का नाम याद रखें। साथ ही याद रखें, सोम्पेन जनजाति ऐसी ने पहली बार इसमें मतदान में भाग लिया है। ECI के अनुसार चुनाव 2024 में सभी चरणों में कुल 65.79% मतदान हुआ। हालांकि उपयुक्त आंकड़ा सकल मतदाता मतदान को इंगित नहीं करता, क्योंकि इसमें डाक पत्रों को शामिल नहीं किया गया। 6 जून 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था लक्षद्वीप में, सबसे कम हुआ था बिहार में। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में कितना हुआ? 84.16%। न्यूनतम बिहार में रहा, कितना रहा? 56.15%। यूपी में 56.92% मतदान दर्ज किया गया। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव 2024 में सभी 7 चरणों में मतदान हेतु मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न हुई। ज्ञातव्य है कि आम चुनाव 2024 में मतदान केवल 542 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ही संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है, गुजरात स्थित सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया है। घोषित परिणामों के अनुसार 18वीं लोकसभा में बीजेपी सर्वाधिक 240 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बीजेपी के बाद कांग्रेस 99 सीटें जीतकर दूसरे दल के रूप में उभरी और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही है। यह अब तक के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। तो बीजेपी 240 के साथ 36.56% प्राप्त हुआ था बीजेपी को। 2019 में इन्होंने 303 सीटें जीती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21.19% मत प्रतिशत प्राप्त हुआ, 99 सीटें जीती।
और 2019 में 52 था इनको सीटें प्राप्त हुई थी। समाजवादी पार्टी को जहां 5 सीटों से 33 सीटों में पहुंच गई है। 2019 में 5 थी लेकिन वर्तमान में 37 सीटें हैं और मत प्रतिशत 4.58% प्राप्त हुआ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई जो कि 2019 में 22 थी। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म को 22 सीटें प्राप्त हुई, पिछली बार 24 प्राप्त हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी को 16 प्राप्त हुई जो कि पिछली बार 3 थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें प्राप्त हुई जो कि पिछली बार 16 थी। वर्तमान में लोकसभा में आईएनसी के सांसदों की संख्या 98 है। क्यों 98 है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों रायबरेली और वायनाड से विजित हुए थे, तो वायनाड की सदस्यता छोड़ दी। वर्तमान में रायबरेली से ही वो सांसद हैं। लोकसभा निर्वाचन इतिहास में समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के कुल 80 संसदीय क्षेत्रों में से समाजवादी पार्टी को 37 निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी रहा। लोकसभा निर्वाचन 2024 सर्वाधिक मतों को जीतने वाले 3 प्रत्याशी कौन कौन से हैं? तो आईएनसी के रकीबुल हुसैन रहे धुबरी असम से। कितना अंतर था मतों में? तो 10 लाख से ऊपर का अंतर था। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विदिशा से मध्य प्रदेश से, इनके मतों में 8 लाख से ऊपर का अंतर था। वहीं सी आर पाटिल नवसारी गुजरात से, इनके मतों में 7 लाख से ऊपर तक का जो है अंतर रहा। उपयुक्त सूची के निर्माण में इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ हुए चुनावों में विजयी उम्मीदवार के बाद सबसे ज्यादा मत नोटा को मिले थे। तो भाई इंदौर के लोगों को जागरूक करेंगे, अगर नहीं पसंद आ रहा तो उन्होंने किसी को वोट देने से अच्छा नोटा को वोट देना जरूरी समझे, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। 18वीं लोकसभा सबसे युवा सांसद कौन रहे? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे पुष्पेंद्र सरोज जी जो हैं सबसे युवा सांसद रही हैं, मात्र 25 वर्ष की आयु में। और इनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कहाँ से जीते हैं? कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यूपी से सांसद बने हैं। समाजवादी पार्टी से संबंधित थे कौन? पुष्पेंद्र सरोज जी जो कि 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद रहे हैं। महिलाओं में देखें तो महिलाओं में भी रही हैं सबसे युवा सांसद। तो वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज, अच्छा पुष्पेंद्र सरोज प्रिया सरोज एक ही है क्या? ये दोनों एक ही घर से लग रहे हैं मुझे तो। बनारसी में नहीं, अलग अलग है क्योंकि इनका जन्म बनारस में हुआ है, उनका प्रयागराज में हुआ था। बनारसी में जन्मी प्रिया सरोज आयु 25 और 18वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की महिला सांसद रहीं। इनका जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था। लोकसभा चुनाव में ये मछली शहर से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यूपी के से निर्वाचित हुए हैं। ये भी समाजवादी पार्टी से हैं। तो दोनों जो कम उम्र के सांसद हैं वो दोनों समाजवादी पार्टी से संबंध है, दोनों यूपी में सांसद बने हैं। ठीक है, और दोनों 25 वर्ष की आयु में सांसद बने हैं जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल 74 महिलाएं हैं। कितना प्रतिशत? 13.63% सांसद के रूप में निर्वाचित हुई हैं, जबकि 2019 में 78 थी। मतलब पहले से 4 महिला और कम निर्वाचित हुई हैं इस बार। 7 जून 2024 को नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मोदी जी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करने वाले मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल प्रमुख विदेशी नेताओं का विवरण निम्नलिखित है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति को बुलाए गए थे। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति। शेख हसीना बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री। प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री। शेरिंग तोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री और अहमद अफिफ
सेशल्स के उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने 16 मार्च 2024 को जारी एक प्रेस नोट के माध्यम से लोकसभा के गठन हेतु चुनाव 2024 में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम में विधानसभा 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 12 जून 2019 से 11 जून 2024 तक निर्धारित था। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है? 175 है। इसमें से 29 सीटें एससी के लिए, 7 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। कितनी सीटें आंध्र प्रदेश में? 175, ये याद रखने वाला फैक्ट है। बाकी एसटी एससी के लिए कितनी आरक्षित है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता। आंध्र प्रदेश के 175 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव 13 मई 2024 को संपन्न हुए। 4 जून 2024 को घोषित परिणामों के अनुसार आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी, जेएनपी, जनसेना पार्टी और गठबंधन एनडीए को भारी जीत हासिल हुई, जबकि सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा। युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा में विपक्ष का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर सकी। 12 जून 2024 को एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। तो कौन बने हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री? एन चंद्रबाबू नायडू, लोकप्रिय तेलुगु देश अभिनेता और जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि अपने 4 दशक के अधिक के राजनीतिक करियर के दौरान श्री नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। अगले कौन से हुए थे? उड़ीसा में हुए थे विधानसभा चुनाव। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन कुल संख्या कितनी है? 147। आंध्र प्रदेश में कितनी थी? 175 थी। 24 सीटें एससी के लिए, 33 सीटें एसटी जनजाति के लिए आरक्षित हैं। निर्वाचन 4 चरणों में संपन्न हुआ था। सभी चरणों चुनाव हेतु मतगणना 4 जून 2024 को संपन्न हुई। घोषित परिणामों के अनुसार उड़ीसा विधानसभा 2024 में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर सामान्य बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने ओडिशा के ऐतिहासिक जीत के साथ राज्य में बीजू जनता दल और उसके नेता नवीन पटनायक के लगभग 24 वर्ष लंबे शासन का अंत कर दिया। तो पिछले 24 साल से बीजू जनता दल नवीन पटनायक का शासन था उड़ीसा में, जिसका अंत कर दिया गया। 12 जून 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित एक समारोह में मोहन चरण मांझी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री। कौन बने हैं राज्य के मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने। कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024। अरुणाचल प्रदेश की 7वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक निर्धारित था। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है, जिसमें से 59 एसटी के लिए आरक्षित है, क्योंकि वहाँ पे एसटी आबादी बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक चरण में संपन्न हो गए थे। ज्ञातव्य है कि शेष 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी निर्विरोध विजयी घोषित हुई। 2 जून 2024 के चुनाव परिणाम के अनुसार 7 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 40 सीटें जीतकर बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया है। 13 जून 2024 को ईटानगर में बीजेपी नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और चोवानी मीन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सिक्किम विधानसभा चुनाव। सिक्किम की 10वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 जून 2019 से 2 जून 2024 तक था। तो कितनी है सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या? 32 है।
2 सीटें ऐसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। एक चरण 19 अप्रैल 2024 को संपन्न हुआ। 2 जून घोषित परिणामों के अनुसार मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भारी जीत के साथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम में सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा है। 10 जून 2024 को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग को गंगटोक में आयोजित एक समारोह में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण 1950 से 2015। 7 मई 2024 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन को धार्मिक अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950-2025 के नाम से प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में विश्व भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक विस्तृत अंतर्देशीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। अल्पसंख्यकों की स्थिति को 65 वर्षों की अवधि में 1950 से 2015 के मध्य किसी देश की जनसंख्या में उनकी बदलती हिस्सेदारी के पदों में मापा गया। इस रिपोर्ट में उन 167 देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनमें वर्ष 1950 में बहुसंख्यक धार्मिक जनसंख्या की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 50% से अधिक थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 तक मध्य भारत में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी दर्ज की गई है, जबकि कुल जनसंख्या में मुसलमानों, ईसाइयों व सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। वर्ष 1950 में भारत में हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या का 80.68% थी, जो घटकर 2015 में 78.06% रह गई है। भारत में 1950 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया है। यह बढ़ोतरी भारत में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में वर्ष 1950 से 2015 के मध्य 43.15% की वृद्धि को दर्शाती है। भारत में ईसाई आबादी का हिस्सा 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया है। यह वर्ष 1950 से 2015 में 5.38% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत में सिख आबादी का हिस्सा वर्ष 1950 में 1.24% था, जो 2015 में 1.85% हो गया है, जो सिख आबादी में इस अवधि के दौरान 6.58% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वर्ष 1950 से 2015 की अवधि के दौरान भारत में बौद्ध जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। 1950 में कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 0.05% थी, जो 2015 में बढ़कर 0.81% हो गई है। भारत की जनसंख्या में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 1950 में 0.45% से घटकर 0.36% हो गई है। 5 गैर मुस्लिम देशों में से म्यांमार, भारत, नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि श्रीलंका व भूटान में इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। नागरिकता संशोधन नियम 2024। वर्ष 2019 में धार्मिक उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन कर भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई शामिल थे, को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पेश किया गया, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन प्रावधान था। 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। तत्पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत यह विधेयक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई कि 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम लागू हो जाएगा, परंतु नियमों के अभाव में यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया, जो वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ईसाई प्रवासियों को लाभ होगा, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। ज्ञातव्य है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य प्रवासियों के लक्षित समूह को नागरिकता देना है, भले ही उनके पास नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज न हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता संबंधी आवेदनों को संसाधित करने का काम केंद्र सरकार के तहत डाक विभाग, जनगणना, रेलवे, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के अधिकारियों को सौंपा है। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना एक जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण योजना है। इस योजना की क्षमता 2880 मेगावाट है। इस योजना का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित मुनली गांव के निकट किया गया है। कहाँ किया गया है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण? अरुणाचल प्रदेश। इस परियोजना का निर्माण दिबांग नदी पर किया जा रहा है, जिसका उद्गम 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के निकट हिमालय की बर्फ से ढके दक्षिण भाग से होता है। तो दिबांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय तिब्बत सीमा के निकट हिमालय की बर्फ से ढके दक्षिणी भाग यानी कि हिमालय से होता है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। दिबांग जल विद्युत परियोजना का विकास एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा किया गया है। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना 31,875 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित की जाएगी। इस परियोजना के तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट कैविटी बांध होगा। तो हाईएस्ट कंक्रीट कैविटी डैम कौन सा होगा? दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना पर निर्मित बांध। इस बांध का निर्माण रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से किया जा रहा है और ये विश्व में सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बांध होगा। और इस बांध का लक्ष्य क्या है? अपने चरम पर 1 महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रहण करना, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला बांध होगा। इस परियोजना की तैनाती फरवरी 2032 में प्रस्तावित है। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन तो होगा ही, साथ ही ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगी। इस परियोजना के माध्यम से प्रति वर्ष 11,232 मिलियन यूनिट जल विद्युत का उत्पादन होगा। इस परियोजना से स्वच्छ व हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसे नॉर्दर्न ग्रिड को प्रेषित किया जाएगा। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए 12% मुफ्त विद्युत प्रदान करेगी। साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1% मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी। आगे बढ़े। सिंद्रापांग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंद्रापांग जल विद्युत स्टेशन। ये जल विद्युत स्टेशन 10 नवंबर 1897 को तैनात किया गया था। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन स्थित 3 गॉर्सिस संयंत्र है, जिसकी क्षमता 22.5 गीगावाट है। तो स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र कौन है? 3 गॉर्सिस संयंत्र। जब अगर हमारा दिबांग जल विद्युत परियोजना बन जाएगी तो उसके बाद वो हो जाएगा सबसे बड़ा संचालित क्षमता का जल विद्युत संयंत्र। आगे बढ़े। शेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेला सुरंग की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ हुआ। दुर्गम क्षेत्र और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों कुछ चुनौतियों को पार करते हुए यह सुरंग मात्र 5 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हो गई है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के
में आभासी माध्यम से सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सुरंग का निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक किससे संबंधित है? सेला सुरंग से संबंधित है। सेला सुरंग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ेगी। सेला सुरंग सेला दर्रे की हिमरेखा से काफी नीचे बनाई गई है, जिससे बर्फ को बिना हटाए सभी मौसम में सुगमतापूर्वक यात्रा संभव हो सकेगी। ज्ञातव्य है कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली बालीपारा चारद्वार तवांग BTC सड़क पर समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट ऊंचाई पर सेला दर्रा भी स्थित है, जो अपनी जोखिम भरे और दुर्गम मार्गों के लिए जाना जाता है। इस सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि NETN न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग है। सेला सुरंग तवांग अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इस सुरंग के निर्माण से यात्रा के समय में कटौती होगी। सेला दर्रे के पास तेजी से आवाजाही सुनिश्चित होगी। उल्लेखनीय है कि इस सुरंग के निर्माण के बाद तेजपुर से तवांग, असम के तेजपुर से तवांग अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा में लगने वाले समय में 1 घंटे से अधिक की कमी आएगी। साथ ही तवांग और उसके आगे के क्षेत्रों के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो पाएगी। सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग 7 मई 2024 को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिल गई है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अनुसार यह सुरंग भारत में इंजीनियरिंग का चमत्कार है और यह सुरंग में नगर तवांग के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अगला है ब्रांगसा पुल को मान्यता। 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लद्दाख स्थित ब्रांगसा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पेन पुल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह पुल किस पे है? ब्रांगसा पुल श्योक नदी पे है। BRO द्वारा 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया। कौन सा? ब्रांगसा पुल का 174 दिन में निर्मित यह पुल लद्दाख में भारतीय थल सेना को परिचालन और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। शौर्य की मूर्ति लाचित बरफुकन, जन्म 24 नवंबर 1662 और मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल 1672, असोम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल थे। अब देखो, असम का अहोम साम्राज्य हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये करंट का विषय बन गया। तो एक बार असम के अहोम साम्राज्य को आप रिवाइज कर लेना। लाचित बरफुकन और उसकी सेना को मुगलों ने पराजित किया था। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने के लिए ने सफलता की थी। लाचित बरफुकन ने 1671 में लड़े गए सरायघाट के युद्ध में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। देश भर में 2022 वर्ष को लाचित बरफुकन ने 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया था। सरायघाट के युद्ध में लाचित बरफुकन की वीरता और असमिया सेना की विजय के स्मरण में असम में राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहाट, असम में लाचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी ऊंचाई 84 फीट है। यह प्रतिमा 41 फीट ऊंचे एक मंच पर स्थित है। इस मंच सहित इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 125 फीट है। यह विश्व की लाचित बरफुकन की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि लाचित बरफुकन की इस प्रतिमा को शौर्य की प्रतिमूर्ति नाम दिया गया है और इसका निर्माण प्रख्यात शिल्पकार राम बी सुतार ने किया है। राम बी सुतार का नाम किस चीज़ से रिलेटेड है? तो गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, उसको भी राम बी सुतार ने ही बनाया, मतलब डिज़ाइन किया था।
21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकता की मूर्ति का अनावरण किया था। एकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर है जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। अब देखो, इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। पहली चीज तो एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो याद रखना एमपी में स्थित है। एमपी में कहाँ, मंदाता पर्वत पर। दूसरा फैक्ट हो गया, ऐसे आ सकता है कि मंदाता पर्वत कहाँ है, तो एमपी में है। और ये एकात्मकता की मूर्ति किससे संकलित है, तो आदि गुरु शंकराचार्य। अब आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आ गया तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा कि आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन क्या था। ठीक है। अगला, प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। ठीक है। अगला है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया, कब किया गया, 19 जनवरी 2024 को। अब क्या है ये, डॉक्टर अंबेडकर की कांस्य मूर्ति है ये। ठीक है। सोशल जस्टिस का अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई 125 फीट है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो शौर्य की प्रतिमा बनाई गई थी उसकी ऊंचाई भी टोटल 125 फीट ही थी। ये प्रतिमा 81 फीट ऊंचे एक मंच पर ऊपर बैठाई गई है। तो मंच सहित इसकी ऊंचाई 206 है, जबकि उसकी मंच सहित 125 थी। ठीक है। ये विश्व में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, हैदराबाद में है, जो कि कुल 175 फीट है। प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट और आधार भवन की ऊंचाई 50 फीट। याद रखना, आंध्र प्रदेश में सबसे ऊंची है विजयवाड़ा में, और उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है हैदराबाद में। अच्छा, कल हमने हैदराबाद के बारे में एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला देती हूँ। हमने पढ़ा था कि 17 सितंबर को हम हैदराबाद 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के मनाने के रूप में घोषित किया गया। क्यों, क्योंकि 17 दिसंबर को ही ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद में, जिससे हैदराबाद के लोगों को निजाम से मुक्ति मिली और हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। ठीक है। तो हैदराबाद का नाम 2 बार आ गया भाई, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो जगह या फिर जिस चीज़ से रिलेटेड करंट में नाम आ जाता है तो वो उस जगह की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस वहाँ से बढ़ जाते हैं। ठीक है।